ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ इन योर एग्ज़ाम्स दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जामिनेशन पेपर में एक कंप्लीट क्वेश्चन इस चैप्टर का आता है विद द इंटरनल चॉइस। मतलब आपके जो एग्ज़ाम है उसमें लास्ट क्वेश्चन में चॉइस वाला क्वेश्चन और मेन दोनों क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से होंगे। Okay, so let us look into the chapter details. So number one is dissolution of a firm. What is its meaning and legal position and its difference with the partnership. सेकेंड इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। मतलब जब फॉर्म डिसॉल्व हो रही होती है तो उस टाइम पे फॉर्म के डेट्स भी होते हैं और पार्टनर्स के प्राइवेट डेट्स भी होते हैं। सो इनको किस तरह से सेटल किया जाएगा, कहाँ से किसके लिए पैसा आएगा। देन वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन डिसोल्यूशन। First type of problem is accounting for simple dissolution. This is what you have studied in your 12th standard also. आप ये 12th standard में पढ़ के आए हो कि जब डिसोल्यूशन होता है तो उस टाइम पर सिंपल प्रॉब्लम्स में किस तरह से हम अकाउंटिंग करते हैं। मतलब अकाउंट्स कौन से बनाए जाएंगे क्लोज करने के लिए बुक्स को, उसमें हाउ विल वी ट्रीट अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट है, गुडविल को कैसे एडजस्ट करते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कैसे एडजस्ट होती हैं। सो ये सिंपल क्लोजिंग ऑफ बुक्स है डिसोल्यूशन के टाइम पर। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज अकाउंटिंग फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। मतलब अगर आपकी फर्म में एक या उससे ज़्यादा पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि आपके पास पैसे कम है टू पे योर लाइबिलिटीज़, तो आपकी लाइबिलिटीज़ जो हैं दे एक्सीड योर एसेट्स। उस टाइम पर पर्सन इज़ रिगार्डेड एज इंसॉल्वेंट। सो अगर एक पर्सन, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से की जाएगी, विद और विदाउट गार्नर वर्सेस मुरेज रूलिंग। ये एक इंपॉर्टेंट रूलिंग है इंसॉल्वेंसी को रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, अब इसमें ऑल पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, इन दैट केस इट यूजुअली बिकम्स अ केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। ठीक है। सो थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज अकाउंटिंग फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑफ द फॉर्म। सो जब फॉर्म ही इंसॉल्वेंट हो जाएगी उस केस में हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। एंड फाइनली अकाउंटिंग फॉर पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसमें हम एक्चुअल वर्किंग दिखाते हैं कि जब एक फर्म डिसॉल्व होती है, आप बुक्स क्लोज कर रहे हो इन ऑल दीज थ्री मेथड्स, बट रियलिटी में इस तरह से वर्किंग नहीं हो रही होती। रियलिटी में जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो उसमें पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है कि जैसे जैसे पैसा आएगा बढ़ता जाएगा। सो ये पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो रियलिटी में चल रहा है उसको कैसे वर्क करते हैं, दैट विल बी स्टडिंग अंडर फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ वन मोर, सेल ऑफ अ फर्म टू अ कंपनी। बट ये जो है अर्लियर इट वाज देयर इन योर कोर्स। ठीक है, उसमें थियोरी भी पढ़ते थे, प्रैक्टिकल भी करते थे। बट अब हमारे बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस में ये सिर्फ थियोरी में रह गया है कि अगर एक फर्म कंपनी को सेल कर दी जाती है तो उसकी वर्किंग कैसे करेंगे। सो थियोरी में हमें समझना है, बट इसका प्रैक्टिकल पार्ट हमारे चैप्टर में से निकाल दिया है। सो इट इज़ नो लॉन्गर देयर इन न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल पार्ट, बट थियोरी में पढ़ सकते हैं इसको। सो दीज आर ऑल द कंटेंट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। So what is dissolution of a firm? Dissolution of a firm means dissolving the partnership of the firm among all the partners along with the closing of the business. So जैसे ही आपकी फर्म डिसॉल्व होती है तो आपके जो पार्टनरशिप है और जो फर्म है ये दोनों ही खत्म हो जाती हैं। दैट इज़ द फर्म कैन नॉट एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद एनीबडी। आप अपनी फर्म को क्लोज कर देते हो। सो इट मीन्स बिजनेस कम्स टू एन एंड। You can only sell your assets to pay off the liabilities and pay the balance against the partners. So according to our Partnership Act, dissolution of a firm का मतलब है dissolution of partnership among partners, ठीक है, as well as dissolution of the firm or the बिजनेस। तो आपके आपस के जो रिलेशनशिप था पार्टनर्स का वो तो ख़त्म हो गई, उसके साथ साथ फर्म का भी बिजनेस बंद हो जाएगा। इसके बाद फर्म कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है। फर्म को सिर्फ अपने बिजनेस को क्लोज करने के लिए जो भी एसेट्स की सेल करनी है, जो लाइबिलिटीज़ को पे करना है वो करेगी, और फाइनली जो बैलेंस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
Now there may be many reasons for dissolution of a firm, like sometimes it is dissolution by agreement. एग्रीमेंट का मतलब होता है कि पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हमारी ये फर्म डिसॉल्व होगी, सो ये एग्रीमेंट से डिसॉल्व हो जाएगी. अनदर इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी का मतलब ये होता है कि आप एग्री नहीं कर रहे हो एज अ पार्टनर, बट बाय लॉ इट इज़ नाउ कंपल्सरी फॉर यू to dissolve the firm. इसके cases क्या है? When all but one partner have become insolvent, when the business of the firm has become illegal, or when due to some event it becomes unlawful for the firm to carry its business. तो या तो आपका बिजनेस इलीगल हो गया, ठीक है, या अब आप अपने बिजनेस को कैरी नहीं कर पा रहे हो बिकॉज इट इज़ नाउ अनलॉफुल. जैसे देयर वाज अ टाइम एक हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेरॉक्स सेंटर खुले हुए थे. वहाँ पर बुक्स वगैरह ज़ेरॉक्स करवा सकते थे. आप लाइब्रेरी से बुक इशू कराते थे और आप उसको ज़ेरॉक्स करा लेते थे, तो आपके पास एक तरह से बुक की कॉपी आ जाती थी. उसके बाद जो बुक कंपनीज़ हैं, जो पब्लिशिंग हाउसेज़ हैं बड़े बड़े, उन्होंने ये केस किया कि आप कैसे किसी का भी राइट ले सकते हो. मतलब ज़ेरॉक्स कंपनीज, ज़ेरॉक्स सेंटर्स कैसे बुक को ज़ेरॉक्स करके दे सकते हैं? ये तो पब्लिशिंग का राइट है ना, सो यू कैन नॉट टेक दैट. तो उस टाइम पर इनको बंद कर दिया. तो उस टाइम ये जो ज़ेरॉक्स कंपनीज थी, इनके लिए इट वाज नॉट लीगल टू कैरी ऑन देयर बिजनेस, क्योंकि कोर्ट में मामला था और अब वो अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती थी. तो उस टाइम पे जो भी ये फर्म्स होंगी, चाहे वो पार्टनरशिप में हो या सोल में हो, दे हैड देयर बिजनेस बिकमिंग अनलॉफुल. सो ये बंद कर दिए गए थे. ठीक है, लेटर ऑन उसके बाद जो केस रिजॉल्व हुआ, देन दे वर अलाउड टू गेट द बुक्स ज़ेरॉक्स एट्सेट्रा. तो वो बाद में हुआ, बट उस टाइम के लिए ये बिज़नेस इलीगल हो गया था, अनलॉफुल हो गया था, सो इसको नहीं चला सकते थे. ठीक है. और सिमिलरली ऐसा भी हो जाता है कि मे बी यू आर हैविंग अ बिजनेस इन कोलैबोरेशन विद सम अदर कंट्री. मान लो आप वाई कंट्री के एक्स कंट्री हैं, आप वाई कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके बिजनेस करते हैं. लेटर ऑन इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप ठीक नहीं रहे और ये कंट्री के साथ आपकी वॉर हो गई. तो वॉर के केस में भी यही है कि आप जिस कंट्री के साथ वॉर में हैं उसके साथ बिजनेस नहीं करते हैं, सो आपका बिजनेस जो है वो अनलॉफुल हो जाएगा. सो दैट makes the case for compulsory dissolution. Then there are certain contingencies when the business needs to be dissolved. जैसे if the firm is formed for a fixed term, जैसे आपने जब बिजनेस शुरू किया ना, आपने अपनी डीड में लिख दिया कि हम 10 ईयर्स के लिए ये फर्म बना रहे हैं, तो जैसे ही 10 ईयर्स खत्म होंगे दिस फर्म विल बी डिसॉल्व्ड. और when the firm is formed to carry out a specific venture, देन अगेन द फर्म स्टैंड्स डिसॉल्व जिस टाइम वो वेंचर ख़त्म हो. मान लो आपने अपने फ्रेंड के साथ मिलके एक सपोज आपने एक एग्रीमेंट लिया गवर्नमेंट के साथ, टेंडर दिया और आपको काम मिल गया एक रोड की कंस्ट्रक्शन का. तो वो एक पर्टिकुलर वेंचर है ना जिसके लिए आपने पार्टनरशिप की है. तो उस वेंचर को जैसे ही वो वेंचर ख़त्म होगा आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. देन ऑन हैपनिंग ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर और अ पार्टनर बिकमिंग इंसॉल्वेंट, इन केसेस में भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है अनलेस अनटिल ये आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हो. जैसे अगर पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनरशिप ख़त्म है. ठीक है, अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि डेथ के केस में हमें क्या क्या करना है, कि फर्म कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, जो भी है, तो इन दैट केस तो आप अपनी डीड के अकॉर्डिंगली चलोगे. बट अगर आपकी डीड में कुछ ऐसा नहीं लिखा, सो इफ़ अ पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट और डेथ हैपन्स, फर्म स्टैंड्स डिसॉल्व्ड. ओके. उसके अलावा है डिसोल्यूशन बाय नोटिस. अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है, मतलब आपने जब पार्टनरशिप बनाई तब आपने कह दिया कि इट इज़ पार्टनरशिप एट विल, अपनी डीड में ऐड कर लिया. विल का मतलब होता है जब तक इच्छा है. तो इन दैट केस अगर कोई भी पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी विल नहीं है इसको कंटिन्यू करने की, देन बाय गिविंग अ नोटिस आप इस फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो. देन यू हैव डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. कोर्ट का मतलब होता है कि यहाँ आप कोर्ट में केस फाइल करोगे और फिर पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करेगा कोर्ट. सो ये कब होता है? व्हेन यू फाइल एन एप्लीकेशन इन केस अ पार्टनर बिकम्स इनसेन, इन केस पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, अगर कोई काम ही नहीं कर पा रहा, या कोई पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, और अ पार्टनर कॉन्टिन्यूसली कमिट्स द ब्रीच ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आप अपना एग्रीमेंट तोड़ते जा रहे हो. ठीक है. और अ पार्टनर ट्रांसफर्स द होल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ हिज पार्टनरशिप फर्म टू अ थर्ड पार्टी. So where the business cannot be carried on except for a loss, or when the court regards that the firm should be dissolved on just and equitable grounds. तो कई बार ये suo motu भी हो सकता है. अगर कोर्ट को लगता है कि ये जस्ट एंड इक्विटेबल है तो फिर ये आपकी फर्म डिसॉल्व कर दी जाएगी. सो दीज आर सर्टन केसेस जब एक फर्म डिसॉल्व होती है. सो जब एक फर्म डिसॉल्व होगी, सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप में बेसिकली क्या डिफरेंस है? नंबर वन इज़ द नेचर.
इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप्स डिसोल्यूशन, ओल्ड पार्टनरशिप रिलेशन जो है वो ख़त्म होता है। सिर्फ एक पार्टनरशिप क्या डिपेंड बता रही है, रिलेशनशिप। सो दैट रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड एंड एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, आपका नया रिलेशनशिप बनता है और नए रिलेशनशिप के साथ आपकी फर्म कंटिन्यू करती है। बट इन केस ऑफ अ फर्म देर इज़ अ कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द रिलेशनशिप, सो आपकी फर्म कंटिन्यू नहीं कर सकती, फर्म ही क्लोज हो जाती है। सो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ फर्म? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म कंटिन्यू करेगी विद द न्यू रिलेशनशिप, न्यू पार्टनरशिप। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि फर्म का स्टेटस ही खत्म हो गया, फर्म की एग्जिस्टेंस एंड बिजनेस कम्स टू एन एंड। Now, dissolution of partnership happens at the time of admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, or change in ratio, etc. But dissolution of a firm happens due to compulsory dissolution, dissolution by giving notice, etc. अभी जो cases पढ़े हैं, सो इन केस ऑफ अकाउंटिंग क्या करेंगे हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वील अकाउंट फॉर गुडविल, वील अकाउंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड वी विल रिवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। सो ये सब अकाउंट्स आप बना के एडजस्टमेंट्स करके आप पार्टनरशिप फिर से चला दोगे। बट डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या होगा, एसेट्स की सेल कर दोगे, लाइबिलिटीज़ को पे कर दोगे और सेटल कर दोगे पार्टनर्स के क्लेम्स को। सो दिस इज़ हाउ द टू थिंग्स आर डिफरेंट। सो अब जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट्स कैसे सेटल होते हैं। आप सबसे पहले क्या करते हो, फर्म की सारी एसेट्स को रियलाइज कर देते हो। जैसे फर्म माइट बी हैविंग कैश, डेटर्स, ठीक है, फर्म इज़ हैविंग बिल रिसीवेबल्स, फर्म इज़ हैविंग से लैंड, फर्म इज़ हैविंग फर्नीचर, स्टॉक। सो ये जो जितनी भी एसेट्स हैं ये सब रियलाइज़ करेंगे, सबको सेल ऑफ कर दोगे, इन सब से आपके पास पैसा आ जाएगा अलॉन्ग विद द मनी दैट यू ऑलरेडी हैव। सो ये सब पैसा इकट्ठा करके आप अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करोगे। अब लाइबिलिटीज़ को पे करने का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले हमें एक्सपेंसेस पे करने हैं, एक्सपेंसेस ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स और कलेक्शन ऑफ डेट्स। तो जो हमने एसेट्स को रियलाइज़ किया उसके रियलाइजेशन के टाइम पर जो एक्सपेंसेस है, सबसे पहले वी आर टू पे दोज एक्सपेंसेस। उसके बाद वी आर टू पे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का मतलब है थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़। जैसे आपने बैंक से लोन ले रखा है, आपके पास क्रेडिटर्स हैं, यू हैव बिल्स पेबल, ओके, यू हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यू हैव लोन्स ऑफ पार्टनर्स, स्पाउसेस, पार्टनर के नहीं उनके स्पाउस के लोन। सो ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे करोगे। उसके बाद आप पे करोगे सेकेंड पार्टी लाइबिलिटी जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स लोन्स। और फिर जो पैसा बचता है उससे हम पार्टनर्स के कैपिटल क्लेम्स को पे करते हैं, और अगर उसके बाद भी कुछ सरप्लस बच जाए तो वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाता है। सो दिस इज़ हाउ अकाउंट्स आर सेटल्ड इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म्स डिसोल्यूशन। सेटलमेंट का मतलब है कि आपके जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स का समरी तो बैलेंस शीट में है ना, तो एसेट साइड में जितने भी अकाउंट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना है, उनको सेल ऑफ करना है, लाइबिलिटीज़ को आपको पे ऑफ करना है। और पे ऑफ करने में क्या है, सबसे पहले क्योंकि ये डिस्पोजल में जो एक्सपेंसेस आए वो पे करो, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप पे करो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी मतलब बाहर के लोगों की। उसके बाद सेकंड पार्टी लाइबिलिटी, सेकंड पार्टी लाइबिलिटी मतलब पार्टनर्स लोन्स, और सबसे एंड में बारी आएगी पार्टनर्स कैपिटल क्लेम्स और सरप्लस पेमेंट की। सो आई होप दिस सीक्वेंस ऑफ पेमेंट इज़ क्लियर। इसी सीक्वेंस में हम सारी पेमेंट्स करते